हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस कर रहे थे। कल हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था और मेटल की कुछ रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, वो हमने कल पढ़ लिया था। और हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ भी पढ़ी थी कि कौन से मेटल है जो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं, कौन से मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, कौन से लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो इसमें क्या है, जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकलने देता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है इसमें। दो ऐसे मेटल हैं जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये जब HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। हमने क्या देखा, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोल्ट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हमने पढ़े थे वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये बात आपको याद रखनी है, ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। जब हम मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं Na और Cl। Na के पास क्या होता है, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, 2, 8, 1। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है। वैसे जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2, 8, 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। तो जब ये NaCl क्या करते हैं, ये तो जो Na है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और जो क्लोरीन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और आयोनिक कंपाउंड की या आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका सोडियम क्लोराइड। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जब भी आप आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी याद करते हो तो आप इसमें एक एग्जाम्पल याद रखिएगा जिससे आप सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर सकते हैं। आप इसमें सोल्ट का एग्जाम्पल याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, तो जो साल्ट है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड होता है तो आयनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। अब जो साल्ट है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, जो हमारा साल्ट है वो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, आसानी से डिज़ोल्व होता है। लेकिन अगर हम सोल्ट को किसी और सब्सटेंस में डिज़ोल्व करें तो हो सकता है कि वो उसमें डिज़ोल्व ना हो। तो आयनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, वाटर में तो क्या हो जाएंगे, वो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं दूसरे सॉल्वेंट्स में, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा सोल्ट होता है जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम सोल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या हो सकता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं हम। तो आयनिक कंपाउंड में भी यही होता है कि
आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ मेटल। जो मेटल हमें मिलते हैं, इतने सारे मेटल जो हमने पढ़े हैं, वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं हम, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो जो मेटल होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कई सारी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपको कुछ टर्म याद करनी पड़ेंगी जो रिलेटेड है अकरेंस ऑफ मेटल से। सो सबसे पहले है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं मेटलर्जी में? वो प्रोसेस या वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम मेटल की एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन तक के सारे काम को करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि मेटल के एक्सट्रैक्शन से लेकर मेटल की प्योरिफिकेशन तक जितने भी काम हमें करने पड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में से हम नेचुरली निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब ओर्स क्या होता है? ओर्स क्या होता है? ये मिनरल का ही एक पार्ट होता है। जैसे ये क्या है? एक बड़ा सा मिनरल है। अब इसका एक पार्ट ही क्या होता है? ओर होता है। लेकिन ओर में क्या होता है? जो मेटल की परसेंटेज होती है वो हाई होती है। मान लीजिए इसमें मेटल की जो परसेंटेज है 90% मेटल ओर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर मेटल की जो क्वांटिटी है वो हाई होती है। सो और क्या है? मिनरल का ही एक पार्ट है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? जो मेटल की कंसंट्रेशन है या प्रेजेंट परसेंटेज है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। तो ओर्स क्या होते हैं? वे मिनरल्स जो क्या कंटेन करते हैं? हाई परसेंटेज ऑफ मेटल कंटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। अब जो ओर है उनके अंदर 90% तो क्या है? मेटल प्रेजेंट है। अब उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है ओर के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। सो जो ओर के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है जैसे सैंड, सोइल, डस्ट एट्सेट्रा, उनको हम क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या होती है? जो ओर है उसके अंदर क्या है? मेटल प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो हमें तो क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें से हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है या गैंग पार्टिकल है उनको हम ओर में से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? जैसे ओर पार्टिकल है, इसके अंदर क्या है? मेटल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर मेटल क्या होंगे? हाई रिएक्टिविटी के भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी के भी प्रेजेंट हो सकते हैं और लो रिएक्टिविटी के मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम उनको ओर के अंदर से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लो रिएक्टिविटी के मेटल हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर के अंदर से। अब ओर के अंदर क्या है? इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होगी, तो हमें क्या करना है? ओर में से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना है और फिर मेटल बच जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इम्प्योरिटीज़ को बाहर? जो लो रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं उनके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो सल्फाइड की प्रेजेंट होती है। तो जो लो रिएक्टिविटी के मेटल है उनके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी वो सल्फाइड ओर की प्रेजेंट होती है। अब उसको हमें बाहर निकालना है इम्प्योरिटीज़ को, तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्या प्रोसेस होती है? इसमें हम क्या करते हैं? रोस्टिंग की प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या है? मेटल को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। आई होप सो आपको ये सब समझ आ रहा होगा।
मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं रोस्टिंग। ये रोस्टिंग क्या करेगी, जो सल्फाइड ओर है उसको क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। फिर क्या होता है, मेटल बाहर निकल जाएगा, फिर उसकी हम क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे। अब उन मेटल के बारे में पढ़ेंगे जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, वो ओर के अंदर प्रेजेंट है। उनके अंदर क्या होता है, दो टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हैं उनके अंदर क्या होती है, दो टाइप की रिएक्टिविटी प्रेजेंट होती है। एक होती है सल्फाइड ओर और दूसरी होती है कार्बोनेट ओर प्रेजेंट होते हैं। सो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो सल्फाइड को तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या कर देंगे, मेटल को हीट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड फॉर्म में हो जाएंगे। फिर हम उसमें से क्या कर लेंगे, मेटल का रिडक्शन कर लेंगे, फिर रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे। अब जो दूसरे टाइप की इम्प्योरिटीज़ है कार्बोनेट ओर, इसको हम मेटल में से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग के ही सिमिलर है, बस इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है कैल्सिनेशन प्रोसेस में। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं। कैल्सिनेशन में भी हम क्या करते हैं, जैसे हम रोस्टिंग में मेटल को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे थे हम हीट। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हम मेटल को हीट तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो अगर कार्बोनेट और प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे, फिर मेटल के ऑक्साइड फॉर्म होंगे, फिर हम मेटल का रिडक्शन कर लेंगे, फिर रिफाइनिंग कर लेंगे। सो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है या नहीं होती है, और कैल्सिनेशन में होती है या नहीं होती है, तो आप कैसे याद रखेंगे। जो कार्बोनेट है उसको हम कैसे लिखते हैं, CO3 से लिखते हैं, CO3। तो इसमें तो पहले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आगे नहीं होगी। लेकिन जो सल्फाइड ओर है इसको हम S से लिखेंगे, तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए क्या करता है, रोस्टिंग की प्रोसेस करता है। सो जो नेक्स्ट टाइप के मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे, ये क्या है, एक डायग्राम है, इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है अंदर NaCl का। इसमें हम क्या करते हैं, दो रोड लगा देते हैं, एक होती है कैथोड और दूसरी एनोड। जो एनोड होती है उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारी कैथोड होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। जब हम कैथोड और एनोड को बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा NaCl है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो Na के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो हमारा Na पॉजिटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो Na किस साइड जाएंगे, कैथोड की तरफ, और क्लोरीन किस साइड जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सो हाई रिएक्टिविटी मेटल के साथ हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, फिर उससे हम प्योर मेटल को बाहर निकालते हैं। अब हम जो हमने टेबल के थ्रू समझा, अब हम वो थोड़ा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन से। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करेंगे हम, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल हैं उनका। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो मेटल है उसके साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे मरकरी सल्फाइड प्रेजेंट है, सल्फाइड क्या है, एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, रोस्टिंग की प्रोसेस करते हैं। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल को हीट करेंगे, तो बाहर क्या निकलेगा, मरकरी ऑक्साइड निकलेगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। फिर हम जो मरकरी ऑक्साइड है, ये ओ आएगा यहाँ पे, मरकरी ऑक्साइड को दोबारा हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। ऐसे दो और रिएक्शन है
जैसे कॉपर सल्फाइड है, इसमें सल्फाइड क्या है, एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसको हम रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें Cu2O मिल जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। फिर जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हीट के प्रेजेंस में तो हमें कॉपर मिल जाएगा, हमारा मेटल बाहर निकल जाएगा और SO2 का गैस बाहर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट हमें पढ़नी है रिफाइनिंग प्रोसेस कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, हमने जो रिफाइनिंग पढ़ा था एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने क्या लिया है, एक बीकर के अंदर हमने अपना सॉल्यूशन ले लिया है। इसमें हम क्या लेते हैं, 2 रोड लेते हैं, एक होती है कैथोड और दूसरी होती है एनोड। जो हम कैथोड रोड लेंगे वो क्या लेंगे, प्योर कॉपर की लेंगे, और जो एनोड की रोड हमने लिया है वो क्या होगी, इम्प्योर होगी, इम्प्योर कॉपर की होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है एनोड में वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी इसमें सॉल्यूशन में, और जो प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में हम यही करते हैं। इसमें जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4 का लेंगे, एक रोड लेंगे कैथोड, एक एनोड। कैथोड क्या होगी, प्योर होगी, और जो एनोड होगी वो इम्प्योर होगी। जो इम्प्योर पार्टिकल है वो तो क्या आ जाएंगे, नीचे सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और जो प्योर पार्टिकल है वो क्या कर जाएंगे, कैथोड की जो रोड है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, और जो कैथोड रोड है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। इससे हम क्या करते हैं, मेटल की रिफाइनिंग करते हैं। और अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलते हैं उस इम्प्योरिटी को। सो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। वो क्या होता है, जैसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, रस्टिंग क्या होती है, जंग लग जाना आयरन के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। सो इसमें हमने क्या किया, हमने कील ले ली और उसको क्या कर दिया, एक बीकर के अंदर डाल दिया, और जो वो कील है उसको पानी के अंदर आधा डुबो दिया, और ऊपर क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, कुछ दिनों के बाद हमने क्या देखा, जो ये आयरन का ऊपर वाला पार्ट था उसके ऊपर क्या होगी, रस्टिंग हो गई। तो हमने क्या देखा, एयर और वाटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो कील है उसके ऊपर क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया, कील को पूरी तरह से क्या कर दिया, पानी के अंदर डिप कर दिया, और ऊपर से ऑयल की एक लेयर हमने पानी के ऊपर लगा दी। और फिर क्या देखा हमने कुछ दिनों के बाद, और यहाँ पे ऊपर एयर प्रेजेंट है, हमने कुछ दिनों के बाद क्या देखा, जो कील है एज इट इज़ रही, इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हुई। और हमने क्या किया, एक और बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया, हमने पानी नहीं डाला, सिर्फ कील डाल दी और पानी नहीं डाला, और नीचे क्या डाल दिया हमने, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। फिर हमने क्या देखा, इस और ऊपर एयर प्रेजेंट थी, हमने क्या देखा, इसमें भी रस्टिंग नहीं हुई। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर और एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। लेकिन अगर हमने पानी लिया सिर्फ और उसमें पूरी तरह किसी चीज़ को डबो दिया और ऊपर ऑयल की लेयर ले ली तो क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी। और अगर हमने नीचे क्या ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड ले लिए, तो वो क्या कर लेता है, जो एयर है इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रस्टिंग नहीं होती है। सो हमने क्या देखा, वाटर और एयर की प्रेजेंस में ही क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब जो मेटल है हमारे एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो कोरोजन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सो अगर जो हमारा मेटल आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है और उसका जो कलर होता है वो रेड कलर दिखाई देता है हमें। वैसे ही जब कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमें ब्लूइश ग्रीन कलर का वो शो होता है। वैसे जब हमारा सिल्वर है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमें सिल्वर सल्फाइड मिलता है, उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर शो होता है। इसलिए जो सिल्वर की अंगूठियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें जब कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, उसमें कोरोजन हो जाता है।
अब जो ये कोरोजन हो रहा है उसको हमें प्रिवेंट भी करना पड़ेगा, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। तो ये पेंटिंग, ऑयलिंग, ये तो ग्रीसिंग करना, ये तो क्या है, कलर कर देंगे उसके ऊपर हम, तो क्या कर सकते हैं हम, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेटल होता है हमारा, आयरन होता है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, जिंक की एक थिन लेयर कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है आयरन का। नेक्स्ट है क्रोम प्लेटिंग। इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक पढ़ी वैसे ही करते हैं हम। इसमें कैथोड और एनोड ले लेते हैं और क्या कर देते हैं, इसमें क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं मेटल के ऊपर। नेक्स्ट प्रोसेस है एनोडाइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम करते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या कर रहे थे, एक बीकर लिया था, उसमें एनोड और कैथोड डाल रहे थे और फिर उसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे। तो इसमें भी क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये जो एनोडाइजिंग प्रोसेस है ये सिर्फ किसके लिए यूज़ होती है, एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम मेटल के लिए यूज़ होते हैं। इसमें जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। सो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एलोइंग। एलोइंग क्या है, जब हम क्या कर देते हैं, दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर को, क्या मेटल को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलोइंग बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, जो मेटल होता है उसकी रिएक्टिविटी है, जो वो प्रॉपर्टी शो करता है उसी को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल का कोरोजन नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप स्टील का एग्जांपल दे सकते हैं। स्टील कैसे फॉर्म होता है, जैसे हम आयरन को कार्बन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, स्टील की फॉर्मेशन होती है। तो हमने उसकी क्या कर दी, प्रॉपर्टी को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसमें कोरोजन नहीं होता है। सो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।